हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, अभी तक क्या पढ़ा हमने? एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ा है और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से पढ़ेंगे। तो जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें 4 क्वेश्चन बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में उसे हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी अपनी बरकरार रखें और शानदार तैयारी यहाँ पे द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में करते रहें, बिकॉज यहाँ पे नो कन्फ्यूजन ओनली सोल्यूशन मिलता है। तो बच्चों शुरू करेंगे आज का वीडियो और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अगर सब कुछ सीखना है सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीके से। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ है और उसे 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, जैसे कि कोई ट्रस्ट है या आप पर्सनली आप खुद हैं, आपके पास 30,000 रुपये हैं और आपको 2 तरीके से इन्वेस्ट करना है। अब देखिए क्या क्या तरीका है उसकी बात कर लें। कह रहा है फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% पर ईयर। पहला ऐसा बॉन्ड है जो पर ईयर 5% इंटरेस्ट देता है और दूसरा ऐसा बॉन्ड है जो 7% देता है। ठीक है, आगे क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 एंड 2000। 2 पार्ट हैं बच्चों इसमें। आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन फिर से समझ लें। किसी ट्रस्ट के पास टोटल मनी कितना है? 30,000 रुपीज़ और उसे वो 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। पहला बॉन्ड क्या है? 5% पर ईयर इंटरेस्ट देता है और दूसरा क्या है? 7% पर ईयर इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और कह रहा है कि बताइए उसने कितना कितना इन्वेस्ट किया। 2 ऑप्शन दिया है। पहले में कह रहा है कि उसको टोटल इंटरेस्ट 1800 मिला और दूसरे में कह रहा है टोटल इंटरेस्ट 2000 मिला। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट the trust invest in first bond is equal to x रुपीस। ठीक है, हमने क्या सपोज किया कि जो ट्रस्ट है पहले टाइप के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करता है? x रुपीस को इन्वेस्ट करता है और टोटल ट्रस्ट के पास कितना मनी है? 30,000 है। सिंपली जरा समझना, आप ही के पास मान लो अगर 30,000 रुपए हैं और पहली जगह पे आप 10,000 लगा रहे हो तो दूसरी जगह पे कितना लगाओगे? 20,000 ना। कैसे? 30 माइनस 10। सेम वे से अगर फर्स्ट बॉन्ड में ट्रस्ट ने x रुपीज लगाया है तो जो सेकंड बॉन्ड है वहां पे कितना लगाएगा? वो 30,000 माइनस x रुपीज। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो पहले पे ट्रस्ट ने कितना इन्वेस्ट किया? x रुपीज और दूसरे बॉन्ड पे 30,000 माइनस x रुपीज। अब कह रहा है, जैसे मैं पहले पार्ट की बात करूं तो उसे उस साल में कितना इंटरेस्ट मिला है? 1800। कैसे? दोनों को मिला के मिला है, अलग अलग नहीं। तो देखो कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हमें यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है। तो देखिए यहां पे बच्चों क्या किया, बहुत सिंपल है। पहले पे क्या था? x था और दूसरा अमाउंट क्या था? 30,000 माइनस x और इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 5% एंड 7%। परसेंट को जब भी हम परसेंट हटाते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, मींस ये हो जाएगा 5/100 और ये हो जाएगा 7/100। टोटल इंटरेस्ट उसे कितना मिला है? 1800 मिला है। ये हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान है। देखो आप जानते हो मैट्रिक्स में मैंने कई बार पढ़ाया है, बताया है इससे पहले के वीडियोस में कि जब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई निकालते हैं तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी बेसिस पर हम यहां पे चलते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। अब आप देख ही सकते हो यहां पर 2 कॉलम है और ये 2 रो है, तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई का रूल आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। सबसे पहले x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू 5/100
प्लस इसका 7 वाले मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई आपने कर लिया है। अब देखिए जरा ध्यान से, इसके भी डिनोमिनेटर में 100 है और इसके भी डिनोमिनेटर में 100 है, इसका मतलब है कि मैं 100 यानी 100 को एलसीएम ले सकता हूं। चलो भाई एलसीएम ले लिया मैंने, कितना 100, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस इस 7 का यहां पे मल्टीप्लाई 30,000 माइनस x दैट इज इक्वल टू 1800। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है। यहां पे अब देखा था ना, क्वेश्चन ये कितना लंबा चौड़ा था, सॉल्यूशन इतना लंबा चौड़ा नहीं है, तो मतलब ये है कि वहां पे क्वेश्चन ही मैटर कर रहा था कि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। ठीक है, तो आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं ब्रैकेट डिस्क्लोज करना चाहूंगा, तो यहां पे बच्चों क्या है, 5x प्लस ये 7 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 4 21 एंड कितने जीरो लगे हैं, 4 जीरो, तो यहां भी मैं 4 जीरो लगा दूंगा, माइनस 7x। और बच्चों ये जो 100 है ना, ये 1800 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1800 और 2 जीरो इस 100 का भी लग जाएगा ऐसे। अब 5x माइनस 7x कितना होता है, माइनस 2x, और ये कितना है 1,80,000 है ना, 1,80,000, और ये क्या है 2,10,000, ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में आ गया 2,10,000। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। आप छोटे से बड़ा अमाउंट माइनस कर रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 30,000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो वी हैव 30,000 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 15,000। इसका मतलब पहले बॉन्ड पे उसने कितना इन्वेस्ट किया था, x इज इक्वल टू 15,000, और दूसरे पे कितना 30,000 माइनस x था, मीन्स 30,000 माइनस 15,000 दैट इज आल्सो 15,000। इसका मतलब पहले वाले बॉन्ड में उसने बिल्कुल यहां पर पहले बॉन्ड में भी 15,000 और दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट किया, तभी उसको इंटरेस्ट कितना मिला था, 1800 मिला था। तो बच्चों इसी तरह से बिल्कुल सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कुछ भी अलग नहीं है, ये भी सेम लिखोगे, सिर्फ यहां जो मैंने 1800 लिखा है वहां पे आप 2000 लिख दोगे। ठीक है, तो चलो उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट तो आप अच्छे से समझ ही चुके थे, मैंने क्या कहा था, कुछ भी चेंज नहीं होना है, केवल जहां पे इंटरेस्ट उसको 1800 उस साल में मिल रहा था और इस बार कितना मिलेगा 2000 मिलेगा। तो मैंने इसी क्वेश्चन में जरा सा चेंज करके आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ये देखिए यहां पे भी वही कहानी होगी कि पहले बॉन्ड में वो x रुपीज और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, और बट इस बार इंटरेस्ट 2000 उसे मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट तो वही है, सेकंड पार्ट के लिए भी वो अलग तो है नहीं। सो यहां पे मैंने इधर का कैलकुलेशन तो आपने पिछले पार्ट में ही देखा था, और ये सिर्फ 2000 रख दिया गया है 1800 की जगह, और इस 100 का 2000 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 लाख बन गया, और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे 10,000 यानी कि 5,000 x इज इक्वल टू आया। यानी कि इस बार पहले बॉन्ड में उसने 5,000 और दूसरे बॉन्ड में 30 माइनस 5 यानी 25,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। तो है ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल 19 की तरीके से है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। प्राइस द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि किसी स्कूल बुक शॉप पे किसी स्कूल की जो बुक है वहाँ पर केमिस्ट्री की कितनी है 10 डजन है, और फिजिक्स की 8 डजन है, और इकोनॉमिक्स की 10 डजन है। सभी का रेट दिया हुआ है कितना 80, 60 और 40 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे जो बच्चों कॉस्ट ऑफ केमिस्ट्री बुक है, ठीक है, केमिस्ट्री की बुक की कॉस्ट क्या है 80 रुपीज़। ये
1 पीस का है ना कि 1 डजन का है रेट, ठीक है, क्योंकि 1 डजन में थोड़ी ना 80 रुपीज़ की मिलेगी। तो फिर उसके बाद में क्या है, 60 रुपीज़ की बुक है, दूसरी है फिजिक्स की, यानी कि जो फिजिक्स की बुक है बच्चों वो है कितने की, 60 रुपीज़ की, ठीक है। और अगली बुक है इकोनॉमिक्स की, और जो उसका रेट है कितना है, 40 रुपीज़ है। इकोनॉमिक्स की बुक बच्चों कितने की है, 40 रुपीज़, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन समझ लिए हैं ना, किसी बुक शॉप पे किसी स्कूल की केमिस्ट्री की बुक थी, फिजिक्स की बुक थी और इकोनॉमिक्स की बुक थी, और उन सभी की ये कॉस्ट है। मैट्रिक्स अलजेब्रा से यानी मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी बताना है। अब यू नो दैट 1 डजन हैज 12 पीसेस, एक दर्जन में 12 किताबें होंगी ना, तो अगर इनका मैं वैल्यू रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 12 बाहर लगा लिया, ठीक है। और ये जो कितने डजन है, 10 8 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन ये फिजिक्स बुक है, एंड इकोनॉमिक्स की भी 10 डजन है। अब इसकी कॉस्ट पे आ जाया जाए जो कि आपके सामने लिखी हुई है 80 60 40, ठीक है ना। तो यही तो टोटल कॉस्ट होगी। हमसे पूछा गया है कि कुल कितना खर्च होगा मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह। ये जो 12 है इसको ऐसे किनारे रखा और सबसे पहले इसको सॉल्व किया, तो 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40 इज इक्वल टू, अभी कहाँ भी तो ये 12 एंड दिस इज 800 है ना। 10 का 80 में करोगे कितना आएगा 800, एंड 8 का 60 में किया 480, एंड 40 का 10 में किया 400। तो अब सबको जोड़ करके हम क्या करेंगे, इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो आप जोड़ लीजिए ये 8 4 12 एंड 12 4 16, यानी 1680। अब इस 1680 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20,160 रुपीज़, यही टोटल कॉस्ट हो गई। एक बार फिर से समझ लो बिल्कुल ब्रीफली, क्वेश्चन बहुत आसान था। एक बुक शॉप थी, वहाँ पर स्कूल की बुक्स थी और केमिस्ट्री बुक थी, फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की, उन तीनों की ये कॉस्ट है जो कि आपके सामने लिखी हुई है। और इसके साथ साथ क्या था कि 10 डजन ये केमिस्ट्री बुक थी, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। अब बिकॉज ये जो कॉस्ट दिया हुआ है ना बच्चों, ये तो 1 पीस का दिया हुआ है, डजन का तो दिया हुआ है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। और ये तो आप जानते ही हैं कॉस्ट क्या होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पीसेस और पर पीस का जो रेट हो। जैसे ये मार्कर 2 रुपए का है, अब अगर 5 पीस खरीदोगे तो 5 इंटू 2 यानी 10 रुपीज़ देना होगा, 10 पीस खरीदोगे तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 रुपीज़ देना होगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो कॉस्ट है, जो बिल है, इसी पर डिपेंड करेगा ना कि कितनी पीस खरीदे गए और पर पीस का क्या रेट है, उसी बेसिस पर हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पूछो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत आसान है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसी से आपको सेलेक्ट करना है। पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और इनका ऑर्डर क्या है, 2/n 3/k 2/k n/3 p/k रिस्पेक्टिवली, ये इन सभी के ऑर्डर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ nk एंड p शो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। कह रहा है एन के पी के साथ रिस्ट्रिक्शन में ये क्या डिफाइन होगा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, वही हमें चेक करना है और उसी से हमें बताना है। यहाँ पे देखिए क्या था, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी सभी के ऑर्डर मैंने लिख दिए और हमसे बोला कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, वहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि P का जो ऑर्डर है यहाँ पे P/k है एंड Y का ऑर्डर क्या है 3/k है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं खास बात क्या होती है
कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो जरूर इक्वल होता है, तभी मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब यहां से क्या मिल गया, एक चीज हमें k इज इक्वल टू 3 मिल गया। इस बात को गौर करना, कॉन्सेप्ट इसी बात पर है क्या, कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको बताया था उस समय इस पर अच्छे से डिस्कशन किया था। अभी के लिए बता दूं कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के जरूर इक्वल होगा, यानी कि यहां से k इज इक्वल टू 3 मिल गया। आइए अब w बाई y की बात करें। अब यहां पे जो w का ऑर्डर है बच्चों n/3 है, ठीक है, और y का कितना है, जो y का ऑर्डर है दिस इज 3/k है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां तो खैर ये सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि wy का ऑर्डर क्या होगा तो वो n/k बन जाएगा, और py वाला कहाँ गया, py का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता, p/k हो जाएगा, है ना, और k इज इक्वल टू 3 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो ओवरऑल यहां से क्या होगा, अब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग मैट्रिक्स को जोड़ने जा रहे हो तो भी तो उनका जो ऑर्डर होगा वो सेम ही होगा ना, इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल टू p हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम है ही ऑलरेडी। इसके लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू p। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है k इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू p, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल इसी पर है, बिल्कुल ध्यान से आप देख लें क्या है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 p/k। ठीक है, खैर इसी तरह क्या क्वेश्चन ही यहां तक सेम है। आगे देख लो क्या है, आगे कह रहा है रिस्पेक्टिवली इफ n इज इक्वल टू p। अब इस बार जो पिछली बार हमने प्रूव किया था पिछले क्वेश्चन में p इज इक्वल टू n, उसको ये खुद हमें दे रहे हैं। कह रहे हैं इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z क्या होगा। अब देखिए यहां पर भी हम बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पिछले क्वेश्चन को ही लेकर के उसी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। पिछले क्वेश्चन में हमने n इज इक्वल टू p प्रूव किया था, k इज इक्वल टू 3, इस बार उसने हमको खुद दे दिया है ये, और कह रहा है 7x माइनस 5z का ऑर्डर। इसीलिए मैंने यहां पर x और z के ऑर्डर लिख लिए हैं आपके सामने। अब देखिए अगर 7x है, x कोई मैट्रिक्स है तो 7 तो कांस्टेंट है, एक नंबर है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट होंगे सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह z वाले केस में 5 का सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। पर हाँ x और z का तो आपस में लेना देना है ना। x का ऑर्डर यहाँ पे 2/n है और z का ऑर्डर क्या है 2/p है, और n इज इक्वल टू p क्वेश्चन में बोला है, तो या तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/p होना चाहिए या तो 2/n होना चाहिए। चूंकि सेम ऑर्डर होगा तभी तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों क्या करना है, अब यहां पे देखो 2/p तो कोई ऑप्शन में है नहीं। देखो ध्यान रखना p/2 को आप 2/p नहीं कह सकते, क्योंकि जब ऑर्डर लिखते हैं तो जो पहले नंबर पे होता है वो रो और दूसरे नंबर पे कॉलम होता है। सो बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि इसको आप सपोज कर लो तो 2/n ये b ऑप्शन मैच कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का b ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 हमने इसी के साथ बिल्कुल खत्म कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा पढ़ने में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।